हम लोग जनता की सेवा में शुरू से लगे हुए हैं और मेरी आवाज नहीं है कि मैं दावेदारी कर रहा हूं, यह जनता की आवाज है कि यहां से आपको कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। चुनाव जब आता है या चुनाव के 6 महीने 1 साल पूर्व से जब माहौल बनना शुरू होता है तो कुछ ऐसे उम्मीदवार भी दूसरे पार्टी से दल बदल कर आते हैं जिनको लगता है कि हमको यहां से उम्मीदवारी मिल जाएगी, हमें टिकट मिलेगी। तो बहुत सारे दावेदार हैं, वैसे दावेदार भी हैं जो साल 2 साल पहले पार्टी से में ज्वाइन किए हैं। मैं तो शुरू से ही, मेरी खानदानी कांग्रेस पार्टी रही है, मेरे खून में कांग्रेस दौड़ रहा है, कांग्रेसी भावना दौड़ रही है, तो मैं तो शुरू से ही हूं। हमारे नेता आदरणीय मदन मोहन झा जी हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, शकील अहमद साहब हैं, तारिक अनवर साहब हैं और तेजस्वी जी की बात है तो वो हमारे कांग्रेस के नेता नहीं हैं। मैं उन्हें कांग्रेस का नेता नहीं मानता हूं। वो महागठबंधन के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकते हैं। हमेशा धरना गर्दनी बाग में देते हैं, यूनिवर्सिटी पे देते हैं हमारी आवाज। ये नीतीश सरकार, तानाशाह मुख्यमंत्री कभी सुनते ही नहीं है। तो जब तक हमें पद और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा तब तक मैं वहां विधानसभा में उन्हें काम नहीं करने दूंगा। और इस बार तो वैसे भी महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तानाशाही सरकार जाने वाली है। अभी आपने भाजपा का इंटरनल सर्वे देखा है जिसमें भाजपा खुद न्यूज चैनल को ये वीडियो दिया है जिसमें सर्वे का ओपिनियन पोल दिया कि पिछले 5 साल से नीतीश सरकार से यहाँ की जनता खुश नहीं है। तो ये सरकार का दिन लद गए, महीने 2 महीने रहेंगे, इनकी बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी, हमारी आवाज सुनी जाएगी और हम वहां पे इन समस्याओं को निराकरण करने के लिए बुलंदी से आवाज रखूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और इन समस्याओं को खत्म करेगी। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 आपको लगातार अन्य शख्सियत से मिला रहा है और जानने का प्रयास कर रहा है कि बिहार की चुनावी सरगर्मी क्या कुछ कह रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता सह प्रोफेसर संजीव कुमार उर्फ बबलू। बबलू जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अभी दुखद समाचार मिला है कि राजद के महान नेता आदरणीय रघुवंश बाबू का निधन हो गया है। वो राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे, गरीब गुरबा के लिए काफ़ी उन्होंने आवाज़ उठाया था, लेकिन आज दुखद समाचार आया कि वो दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो मैं उन्हें सच्चे दिल से नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बबलू जी, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि बबलू जी अपने आप को कांग्रेस का प्रत्याशी बता रहे हैं, महागठबंधन का प्रत्याशी बता रहे हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, मैं जहानाबाद जिला कांग्रेस कमेटी से जुड़ा हूं, जहानाबाद की जनता की सेवा में हमेशा लगा हूं और मैं कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने जो भी प्रदेश समिति को उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किए हैं, उसमें मेरा नाम भी होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और लोगों में, जनता में चर्चा है तो उसके अनुसार जो भी पार्टी निर्णय लेगी उसका सहर्ष स्वागत करूंगा। संजीव जी, आप कैसे सोच लेते हैं कि हमें टिकट मिलेगा? आप क्या किए हैं जनता के लिए? आपने तो कभी रोड पे नहीं हम देखे आपको, कहीं आपको गरीबों के कार्यकर्ता के रूप में देखते हुए नहीं मिले, कहीं आप जो है ये किसी को मदद करते हुए नहीं दिखाई दिए, फिर विधायक का सपना क्यों देख रहे हैं आप? आपका अच्छा सवाल है कि आपने मुझे नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि मैं जहानाबाद में पिछले कई वर्षों से लगातार जनता की सेवा में लगा हूँ। मैं अपने पिताजी के साथ पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सभी सुख दुख में जनता के साथ रहता हूं, चाहे श्राद्ध कर्म हो, विवाह का कार्यक्रम हो, मैं उनके साथ पूरे क्षेत्र का दौरा करते रहता हूं। जहां तक रहा कि गरीब लोगों की मदद करने की बात, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी जब कोरोना महामारी चालू हुआ है और 23 मार्च से जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे मोहल्ले के आसपास के ही लोग, कई ऐसे परिवार हैं जो बाहर में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते थे, उनका काम बंद हो गया और खाने के लिए वो लोग लाले पड़ गए उनको। उन्होंने, मैंने अपनी हैसियत के, अपनी क्षमता के अनुसार मैंने उन लोगों को राशन दिलवाया। और हाँ, मैंने एक काम नहीं किया और मैं वो कभी नहीं करूंगा कि मैं उन्हें मदद करूं, खाने के लिए राशन दूं और मैं मीडिया पे फोटो लेकर के उसे वायरल करूं। मैंने उन लोगों को, मलहचक मोड़ पे एक धर्मेंद्र कुमार नामक दुकानदार है, मैंने उन लोगों को बोल दिया ये जब भी आते हैं, जो भी इनकी खाने की चीजें हैं, आप इनको दो, पैसा मैं अपने पॉकेट से पे करूंगा। और मैंने यही किया है। आप जाकर के, मेरे मोहल्ले में 4-5 गरीब लोग हैं,
मैं अभी मीडिया के सामने मैं उनका नाम का उद्भेदन नहीं करूंगा, लेकिन आप पर्सनली मेरे साथ चलें, मैं उनसे मिलवा देता हूं। दूसरी चीज रहा, अभी राशन कार्ड बनने की बात आई, मैंने अपने वार्ड के सभी गरीब लोगों का राशन कार्ड मैंने तत्पर होकर के उपलब्ध करवाया, और उन लोगों को सरकार के द्वारा अभी जो पैसे से और फ्री राशन जो भी मिल रहा है, उन लोगों से उसके थ्रू हमने उन लोगों को काफी मदद किया है। और हमेशा मैं मीडिया के सामने प्रचार नहीं करता हूं, उन गरीब लोगों को बदनाम नहीं करता हूं, भिखारी के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करता हूं। यहाँ के कुछ नेता लोग ऐसा काम किए हैं कि एक पॉकेट में 5 पूरी और सब्जियां देकर के वीडियो लेकर के उसका फोटो लेकर के फेसबुक पे वायरल किया गया। मैं गरीब जनता का अपमान नहीं कर सकता हूं। मेरी क्षमता हैसियत के अनुसार मुझसे जितना बनेगा मैं आज भी मदद कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। ऐसा क्वेश्चन आपका जो है कि मैं गरीब के साथ नहीं हूं, तो यह सरासर गलत है या आपके जानकारी में नहीं है। जानकारी थोड़ा ले ले। मैं हमेशा गरीब की मदद करते रहा हूं और आज भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। संजीव जी, जिस तरीके से आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो जनता क्या कह रही है? देखिए, मैं आज जनता के बीच जा रहा हूं और चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूं, ऐसा गलत है। गलत कैसे है संजीव जी? आप तो पहले पिताजी के साथ जाते थे, दावेदारी तो उनकी बननी चाहिए थी। अब आप उनके पुत्र हो गए तो आप दावेदार कैसे हो गए? आपका अच्छा सवाल है, मैं वही आगे बोलने वाला हूं कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि मैं अभी जाकर दावेदारी पेश कर रहा हूं, ये गलत है। मैं 2017 में जहानाबाद नगर परिषद का जब चुनाव हुआ था, उस समय से ही सक्रिय हूं और यहां का मुख्य पार्षद का जो सीट आरक्षित है उसके अंतर्गत मैंने वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद पूनम देवी जो मांझी हैं, मैंने उनको मुख्य पार्षद बनाया और अल्पसंख्यक के 8 वार्ड पार्षद जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र में जीत कर आए थे। मैंने उन लोगों को यूनाइट करके उनको उप मुख्य पार्षद का पद दिया और हम लोग जो 5 सवर्ण जाति के थे उन्होंने निस्वार्थ भावना से सपोर्ट किया और 33 वार्ड पार्षद में 24 वार्ड पार्षद, जिसमें अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अन्य जाति, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर के हम लोगों ने जनता की सेवा के लिए किया। और उसके बाद हम लोगों ने लगातार हर क्षेत्र में, आप वार्ड नंबर 9 में जाकर देख सकते हैं, वार्ड नंबर 10 में जाकर देख सकते हैं, बरसात के टाइम पे जाने का रास्ता नहीं था, मैंने वहां रोड़ा भरवाया, एक एक गली में जाकर के हम लोग खड़ा होकर के जनता की सेवा किया है। मलहचक मोड़ से एरोड्राम की ओर जाने वाली नाली जो है वो विगत कई वर्षों से लंबित था। वो पूनम देवी के कार्यकाल में ही हम लोगों के दबाव डाल करके ही उसका टेंडर कराया गया, निविदा कराया गया और समस्या ये आ रही थी कि ये नदी में कैसे जाएगा। तो हम लोगों ने जो एरोड्राम से एन कॉलेज के पास था उसको सड़क को काट करके उसमें हम लोगों ने नाली बनाकर नदी किनारे ले गया और उसको निविदा करा के आज वो कार्य प्रगति पे है। तो हम लोग जनता की सेवा में शुरू से लगे हुए हैं और मेरी आवाज नहीं है कि मैं दावेदारी कर रहा हूं, यह जनता की आवाज है कि यहां से आपको कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। और जब कांग्रेस की अब जनता की आवाज आएगी मैं उसका सम्मान करता हूं और उन लोगों की आवाज पे मैं विश्वास पे खरा उतरूंगा। आपको बबलू जी जो है कांग्रेस के ही कुछ नेता हैं जो अपने आप को भी वो भी उम्मीदवार समझ रहे हैं। यहाँ कांग्रेस में भी कई लोग दावेदार हैं। उन लोगों का कहना है कि संजीव जी जो है वो प्रत्याशी के लायक नहीं, हम प्रत्याशी के लायक हैं। आपको क्या लगता है कितना चुनौती होगा टिकट लेना? देखिए, हर पार्टी और हर समाज में लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, कार्य कर रहे हैं, वैसे लोग यदि दावेदारी करते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन चुनाव जब आता है या चुनाव के 6 महीने 1 साल पूर्व से जब माहौल बनना शुरू होता है तो कुछ ऐसे उम्मीदवार भी दूसरे पार्टी से दल बदल कर आते हैं जिनको लगता है कि हमको यहाँ से उम्मीदवारी मिल जाएगी, हमें टिकट मिलेगी। तो बहुत सारे दावेदार हैं, वैसे दावेदार भी हैं जो साल 2 साल पहले पार्टी से आए में ज्वाइन किए हैं। मैं तो शुरू से ही, मेरी खानदानी कांग्रेस पार्टी रही है, मेरे खून में कांग्रेस दौड़ रहा है, कांग्रेसी भावना दौड़ रही है, तो मैं तो शुरू से ही हूँ। रही बात कांग्रेस के लिए कितना लोग काम कर रहा है, जनता के लिए कितना काम कर रहा है, उस पर निर्णय ही लेकर हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय हरिनारायण द्विवेदी जी ने नाम प्रोजेक्ट किया होगा, नाम का प्रस्ताव रखा होगा और उस पर प्रदेश समिति उसी पे विचार करेगा जो सूची जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रदेश में भेजा गया है। किसी की अपने तरफ से दावेदारी करने से टिकट का बंटवारा नहीं होने वाला है, इसका निर्णय प्रदेश समिति करेगी, उसके बाद टिकट का फैसला होगा। क्या लगता है आपके नेता कौन है अभी बिहार में?
देखिए, चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो सबसे पहले जिला स्तर पे हमारे नेता आदरणीय हरिनारायण द्विवेदी जी हैं, चूंकि हमारे जिला अध्यक्ष हैं। उसके बाद प्रदेश लेवल पे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा जी हैं। उसके ऊपर जाएंगे राष्ट्रीय लेवल पे तो सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं। बिहार के नेता कौन हैं? तेजस्वी यादव या फिर कोई और? देखिए, कांग्रेस में हमारे नेता आदरणीय मदन मोहन झा जी हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, शकील अहमद साहब हैं, तारिक अनवर साहब हैं, और तेजस्वी जी की बात है तो वो हमारे कांग्रेस के नेता नहीं हैं। मैं उन्हें कांग्रेस का नेता नहीं मानता हूं। वो महागठबंधन के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन हम चूंकि पार्टी कांग्रेस से हैं तो हमारे नेता आदरणीय मदन मोहन झा जी, शकील अहमद साहब, तारिक अनवर साहब, प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। क्या आपको लगता है जहानाबाद में किन किन चीज़ों की अभी सख्त जरूरत है जो एक विधायक के रूप में संजीव कुमार करना चाहेंगे? देखिए, जहानाबाद में काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे टाउन के लिए तो ड्रेनेज सिस्टम मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इसके अलावे भी यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे गरीब छात्र, यहाँ आप देखे होंगे एसएस कॉलेज में, एसएन कॉलेज में, जहानाबाद कॉलेज, जहानाबाद में कृष्ण महिला कॉलेज में बाहर से भी एडमिशन लेते हैं और बेला और चाकन तक से लोग यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उन लोगों के लिए यहाँ सरकारी लेवल पे कोई छात्रावास नहीं है। तो सुबह बेचारे 6 बजे उठकर आते हैं, यहाँ क्लास करते हैं, फिर शाम को वो घर जाते हैं, तो उनका आने जाने में ही समय बर्बाद होता है, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए छात्रावास अगर हो, इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। किसान के लिए सिंचाई व्यवस्था की बात है, खाद का उचित मूल्य पे होना चाहिए। सरकारी दर कुछ होता है, यहाँ ब्लैकमेल कुछ होता है, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। यहाँ शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार करने की जरूरत है। जो शिक्षक के साथ प्रॉब्लम है, जो नियोजित शिक्षक हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, उनके साथ तो नीतीश हमेशा दोहरी नीति अपनाते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो मैं इन चीज़ों पे विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा और उनके हक के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। ऐसे भी मैं जिला वित्त रहित कॉलेज का जिला अध्यक्ष हूँ पूरे जिले का, तो मैं हमेशा आवाज़ अपने लेवल से उठा रहा हूँ और आगे भी उनके शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए, जनता, किसानों के लिए, जहानाबाद की जनता के लिए। यहाँ व्यवसायी वर्ग हमेशा उन लोगों को भय बना रहता है। उन लोगों को बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेने में तकलीफ होता है, तो उन लोगों को आसानी सुविधा से लोन मिल जाए। यहाँ बेरोजगारों की संख्या काफ़ी है, उनको दूर करने के लिए यहाँ छोटे छोटे लघु उद्योग शुरू करना पड़ेगा। महिलाएं हैं, महिलाएं तो जाकर बाहर में जॉब नहीं करेगी, नौकरी नहीं कर सकती है। उन लोगों के लिए सिलाई का हो, कटाई का हो, बुनाई, इस तरह का छोटे छोटे मोहल्ला वाइज, वार्ड वाइज छोटा छोटा उद्योग लगाना पड़ेगा, जो आसपास के अपने मोहल्ले में सुरक्षित रहें, जाकर काम करें और धनोपार्जन करें, तो जहानाबाद की जनता उसमें सुखी जीवन व्यतीत करेगा। संजीव जी, आप जो है कॉलेज चला रहे थे, हर साल आपके यहाँ से छात्रों का जो है भविष्य बन रहा था, हजारों छात्र आपके यहाँ से उत्तीर्ण हो रहे थे, फिर आपको क्यों लगा कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? जी, मैं जहानाबाद कॉलेज जहानाबाद में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। वो कॉलेज की स्थापना हमारे पिताजी ने ही किया था और आज भी वो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। मैं वहाँ से छात्रों को तो मदद कर रहा हूँ जो हमारे लेवल से, कॉलेज लेवल से संभव है, लेकिन बाकी जो उन्हें मदद की, जैसे यहाँ छात्रावास होना चाहिए, तो वो तो कॉलेज के पास इतना फंड नहीं है, वो वित्त रहित कॉलेज है, सरकार तो कोई मदद करती नहीं है। तो उसके लिए तो विधायक या किसी पद पे होने पे जब आपके पास पावर रहेगा तभी आप आवाज़ उठा सकते हैं, अदरवाइज तो आप अपने लेवल से जो कर रहे हैं वो हम कर ही रहे हैं। लेकिन जब तक विधायक नहीं बनेगा, एमपी नहीं बनेगा, पावर नहीं होगा, सत्ता आपके पास नहीं रहेगी, तो आपकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। हम जिला अध्यक्ष हैं वित्त रहित कॉलेज की, हम लोग हमेशा धरना गर्दनी बाग में देते हैं, यूनिवर्सिटी पे देते हैं। हमारी आवाज़ ये नीतीश सरकार, तानाशाह मुख्यमंत्री कभी सुनते ही नहीं है। तो जब तक हमें पद और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा तब तक मैं वहाँ विधानसभा में उन्हें काम नहीं करने दूंगा। और इस बार तो वैसे भी महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तानाशाही सरकार जाने वाली है। अभी आपने भाजपा का इंटरनल सर्वे देखा है, जिसमें भाजपा खुद न्यूज चैनल को ये वीडियो दिया है, जिसमें सर्वे का ओपिनियन पोल दिया कि पिछले 5 साल से नीतीश सरकार से यहाँ की जनता खुश नहीं है। तो ये सरकार का दिन लद गए, महीने 2 महीने रहेंगे, इनकी बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी, हमारी आवाज़ सुनी जाएगी और हम वहाँ पे इन समस्याओं को निराकरण करने के लिए
बुलंदी से आवाज रखूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और इन समस्याओं को खत्म करेगी। संजीव जी, आपको ये बात जानकारी है कि जहानाबाद में अभी राजद के सिटिंग विधायक हैं और यहाँ जो है राजद अपनी दावेदारी कर भी रहा है, तो फिर कांग्रेस या फिर आप कैसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ से? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा था कि जब गठबंधन होता है तो गठबंधन का जब व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो बंधन हमेशा दो से अधिक चीज या व्यक्ति या समूह का ही होता है और उसमें जो बंधन में जो गांठ होता है इसीलिए गठबंधन कहा गया है। अभी महागठबंधन की बात है जिसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, मुख्यतः राजद है, कांग्रेस है, रालोसपा है, वीआईपी है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, 5-6 पार्टियां मिलकर के महागठबंधन बनाए हैं। रही बात सीट बंटवारे की, तो सीट बंटवारे के लिए आपको पूर्व में भी चलना पड़ेगा। 2010 के चुनाव, विधानसभा चुनाव देखिए, भाजपा और जदयू जब गठबंधन में थे तो यहाँ से जदयू का सीट था और उस समय आदरणीय अभिराम शर्मा जी चुनाव जीते थे और राजद के हार हुई थी। 2015 में देखेंगे तो राजद और जदयू का गठबंधन हुआ तो जदयू ने अपना सिटिंग सीट अभिराम शर्मा जी का टिकट काट करके राजद के खाते में ये सीट दिए थे। अब 2020 की है तो समय और परिस्थिति बदल गई। पहले राजद, जदयू और कांग्रेस तीनों महागठबंधन में थे, अभी महागठबंधन से जदयू एनडीए गठबंधन में चले गए। अब 2015 की सीट बंटवारे की बात देखिए, उस समय राजद को 100 सीट, जदयू को 100 सीट और कांग्रेस को 43 सीट मिला था। अब जदयू चूंकि दूसरे गठबंधन में है तो उनका 100 सीट कांग्रेस और राजद के बीच में ही बंटवारा होगा। मेरी ओपिनियन तो यह है कि दोनों को 50-50 सीट मिलना चाहिए। उस हिसाब से कांग्रेस को 93 तो कम से कम सीट मिलना ही चाहिए। अब यदि 93 सीट कांग्रेस को मिलता है, 93 सीट, तो सीट का बंटवारा कैसे होगा? क्योंकि बिहार में 40 संसदीय क्षेत्र है, यानी कांग्रेस को औसतन हर संसदीय क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट पे टिकट मिलेगा या सीट मिलेगा। अब हर संसदीय क्षेत्र में 2 विधानसभा पे उम्मीदवारी होगी। संजीव जी, ये बात का है आप कर रहे हैं कि हर जगह पे मिलेगा। आप ये बताइए कि जहानाबाद में आप क्या दे रहे हैं? आपका कांग्रेस कहाँ है? 93 को कांग्रेस में तो प्रत्याशी नहीं है आज के डेट में, आपके पास नेता नहीं है 93। मैं बता रहा हूं, अभी 93 क्या, मोरे 2010 का अगर आप चुनाव की बात देख लें, उस समय राजद और कांग्रेस में गठबंधन नहीं था। उस समय राजद अपने बल पे चुनाव लड़ा था और कांग्रेस अपने बल पे चुनाव लड़ा था और यहां से राजद चुनाव हार गई थी। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार उस समय प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी थे और उन्होंने लगभग 13-14 हजार वोट लाए थे और राजद 25 हजार लाकर चुनाव हारी थी। तो राजद का ये कोई परंपरागत सीट नहीं है। राजद यहां अकेले गठबंधन अगर कांग्रेस के साथ नहीं होगा तो ये सीट नहीं जीतेगी। और वैसे भी अभी 2015 की बात कर रहे हैं, जब जदयू, कांग्रेस और आरजेडी था तब ये आरजेडी के सीट निकला था। अभी आप लेकिन समीकरण 2015 और 2020 में काफी परिवर्तन हो चुका, क्योंकि जदयू एनडीए में चले गए। तो अब गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी का होगा और कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में जहानाबाद विधानसभा में कितना वोट किसको मिला है यह देखने के लिए तत्काल पिछला एमपी लोकसभा का जो चुनाव मई 2019 में हुआ उसका आप वोट देख लीजिए। मैं आपको पूरे डाटा के साथ बताता हूं। जहानाबाद विधानसभा में महागठबंधन की ओर से आदरणीय सुरेंद्र यादव जी कैंडिडेट थे और एनडीए के तरफ से आदरणीय चंद्रवंशी जी थे, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी। अब आप वोट देखिए, राजद महागठबंधन को कितना मिला? 64,898 वोट। जदयू को कितना मिला? 62,980 वोट। आप डाटा देख लीजिएगा निकालकर। उस समय निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्व सांसद अरुण कुमार जी चुनाव लड़े, उनको वोट आया था 6,478 वोट। नित्यानंद यादव जो निर्दलीय थे उनको आया था 3400 कुछ वोट। चंद्र प्रकाश 1204 वोट लाए थे। अब समीकरण आप देखें और 30,000 पूरे संसदीय क्षेत्र में 30,000 वोट। अगर जहानाबाद विधानसभा में देखें तो नोटा को 4,000 वोट आया था, 4,085 और समथिंग। अगर अब आप इस बात को समझें कि अरुण कुमार को जो वोट मिला 6,478 या नोटा में जो 4,000 वोट गया वो किसका गया? वो एनडीए का वोटर, जो पूर्व में कांग्रेस का वोटर होते थे, वोट बैंक कांग्रेस के थे, लेकिन पिछले कई वर्षों में समय परिस्थिति के अनुसार कांग्रेस का मूल वोटर
आज के डेट में तथाकथित भाजपा का वोटर है तो 6,478 वोट और 4,000 नोटा यानी 11,000 वोट लगभग एनडीए का वोटर एनडीए के खिलाफ जाकर के निर्दलीय और नोटा में डाला, महागठबंधन को नहीं दिया। अब अगर बूथ वाइज देखेंगे तो इसी प्रोफेसर कॉलोनी का बूथ संख्या 240, यहां जदयू को 316 वोट मिला, अरुण जी को 85 वोट मिला और महागठबंधन को 23 वोट मिला। अब यदि 23 वोट, जबकि यह प्रोफेसर कॉलोनी एनडीए समर्थक माना गया है और है भी, तो वहां से एनडीए के खिलाफ 85 प्लस 23 को जोड़ दीजिए तो यह लगभग 113-14 होता है। तो 114 वोट ये एनडीए का वोटर एनडीए के खिलाफ दिया, यानी एनडीए का आज का वोटर जो मूल वोटर है वो एनडीए से नाराज चल रहा है। वैसे ही अगर आप गांधी मैदान का देखें, बूथ संख्या 227, 228, 229, तो वहां पे महागठबंधन को 79 वोट मिला, 205 वोट अरुण कुमार जी को मिला और 612 वोट जदयू को गया। अब परसेंटेज आप देखें, 612 वोट गांधी मैदान जैसा सवर्ण का जो एरिया है, टोटल एनडीए का वोटर है, वहां पे 612 के तुलना में 205 लगभग 33% होता है जो एनडीए का वोटर एनडीए के खिलाफ निर्दलीय को देता है। मतलब अगर कांग्रेस के अगर कैंडिडेट होते या फिर कांग्रेस चुनाव लड़ती तो वो लोग आपको वोट कर देते। मैं निश्चित रूप से इसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि आप देखेंगे कि एनडीए का वोटर एनडीए से नाराज है, लेकिन होता यह है कि जब गठबंधन में राजद का कैंडिडेट आता है तो कुछ ऐसे वोट हैं कि वो महागठबंधन के राजद कैंडिडेट को नहीं दे पाते हैं। मतलब आप लोग टर्न कराने में विफल रहते हैं। देखिए, कुछ तो पूर्व की अगर धारणा देख लिया जाए, परसेप्शन जो लोगों का है कि कुछ वोटर जो कांग्रेस का हुआ करता था वो एनडीए के तरफ चला गया है और वो जाने के पीछे कारण आरजेडी का ही पूर्व का जो भी घटनाएं या दुर्घटनाएं कहा जाए उसका मत है, असर है। तो आज के डेट में जो अभी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा में वोट पोल हुआ, तो आप यदि वोट को जोड़ लें तो यहां से राजद केवल, चूंकि अरुण कुमार जी एनडीए का वोट काटे, कुछ वोट डायरेक्ट महागठबंधन को, पूरे 316 बूथ था जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में संसदीय चुनाव में, तो उस पर अगर बूथ वाइज मैंने एनालिसिस किया है तो लगभग एनडीए का वोटर 4%, जो एनडीए को 62,980 वोट मिला उसका 4% लगभग 2,500 वोट डायरेक्ट महागठबंधन में गया। तब जहानाबाद से उन्होंने 1,918 वोट से लीड किया था महागठबंधन के कैंडिडेट। यदि ये 4% डायरेक्ट महागठबंधन में नहीं गया होता तब भी वो यहां से लूज कर जाते, जो 1,918 वोट से जीते थे, लीड किए थे। अब यदि ये कांग्रेस का कैंडिडेट होता और उस जाति उस समुदाय से होता जो एनडीए के वोटर माने जाते हैं, जो पूर्व में कांग्रेस के थे, तो यह प्रतिशत जो 10% ओवरऑल अगर विधानसभा में देखें या संसदीय क्षेत्र में देखें तो 3 लाख समथिंग आया था जदयू को, 30,000 वोट आया अरुण जी को, यह वोट डायरेक्ट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलता। नोटा में 30,000 40,000 वोट गया, वो डायरेक्ट कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलता। तो यदि आप डेटा देखेंगे, वो वोटर का रुझान देखेंगे, तो यह विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन राजद का कैंडिडेट ऑलरेडी हार चुका है। इसलिए अगर महागठबंधन को यह सीट निकालनी है तो हर हाल में यह सीट कांग्रेस के खाते में ही आनी चाहिए और कांग्रेस यह सीट निकाल लेगी। आज के डेट में जो कांग्रेस के मूल वोटर थे, आज के डेट में तथाकथित भाजपा और एनडीए के माने जाते हैं, वो एनडीए से काफी नाराज चल रहे हैं। लेकिन कुछ समय परिस्थिति के कारण मामला इधर का उधर थोड़ा सा होता है, तो महागठबंधन को हर हाल में एनालिसिस करके हर सीट वाइज ये सीट का बंटवारा करना चाहिए और गठबंधन में हर पार्टी को ईमानदारी पूर्वक निस्वार्थ भावना से सीट जीतने लायक पार्टी को वहां का वोट प्रतिशत देखकर किधर क्या रुझान है, ये सीट का बंटवारा होगा। तो ये सरकार जो एनडीए की सरकार है, तानाशाही मुख्यमंत्री हैं, इनको यहां से विदा होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी, आप बहुत समय निकाला, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ संजीव जी थे। इनका साफ कहना है कि अगर आरजेडी या फिर महागठबंधन को जहानाबाद सीट जीतना है तो वैसे में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस का प्रत्याशी देना चाहिए। इन्होंने कई तर्क दिया जिससे यह साबित होता है कि जहानाबाद में अगर कांग्रेस को टिकट मिलता है तो जो स्वर्ण वोट माने जाते हैं वो भी महागठबंधन की ओर टर्न कर सकता है। इनका दावा को हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो ओपिनियन दिया है, जो बात इन्होंने प्रदेश कार्यालय को बताया है,
वो बात जरूर विचार करने लायक है। वक्त बताएगा कि संजीव कुमार को टिकट मिलती है नहीं मिलती है, टिकट किसे मिलती है, कौन पार्टी लड़ेगा, विधानसभा जीतकर कौन जाएगा। यह तो सभी का इंतजार करना होगा कि आखिर चुनाव जीतकर विधानसभा कौन पहुंचते हैं। लेकिन संजीव कुमार ने जो ओपिनियन दिया है, जो तर्क दिया है, उस तर्क को नकार नहीं सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।